हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DTSP 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके 4th यूनिट के थर्ड और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, इससे पहले मैं इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने जाना था कि यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, शास्त्रीय यथार्थवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद की अवधारणाएं। इन टॉपिक पर डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। ये जो टॉपिक है हमारा, ये इस पूरे यूनिट का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम यथार्थवाद है। तो इस पूरे यूनिट में हम यथार्थवाद के बारे में ही जानेंगे। शास्त्रीय यथार्थवाद क्या होता है, नव यथार्थवाद क्या होता है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है नव यथार्थवाद। तो दोनों टॉपिक्स आपको पहले के पता होने चाहिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो प्लीज आप वो दोनों वीडियोस भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क और मान्यताओं का वर्णन करें, अथवा या फिर और में एक और क्वेश्चन है, नव यथार्थवाद क्या है। वॉल्टर्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद को समझाइए। तो वॉल्टर्स एक विद्वान है जिन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने संरचनात्मक यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में बताया था। संरचनात्मक यथार्थवाद या फिर नव यथार्थवाद, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नव यथार्थवाद से। 1970 के दशक में नव यथार्थवाद का उदय हुआ और शास्त्रीय यथार्थवाद की आलोचना होने लगी। केनेथ वॉल्टर्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवाद का संरचनात्मक यथार्थवाद के रूप में प्रयोग किया। वॉल्टर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को विश्लेषण के 3 स्तरों पर 3 स्तरों व्यक्ति, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर विकसित किया जा सकता है। तो केनेथ वॉल्टर्स जो है, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला होता है व्यक्ति, दूसरा होता है राज्य और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वो इन्हीं तीनों सिद्धांतों पर विकसित होती है, मतलब कि आगे बढ़ती है। और ये सब इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया था, जो कि उन्होंने लिखी थी। इस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो 1970 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी और जब से ही नव यथार्थवादी अवधारणा जो थी उसका उदय हो गया था। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के संदर्भ में व्यवहार की व्याख्या करता है, जबकि शास्त्रीय यथार्थवाद ऐसा करने में सक्षम नहीं है। नव यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना जो है वो व्यवहार की व्याख्या करती है, जबकि शास्त्रीय यथार्थवाद ऐसा नहीं कर सकता है। यानी अहमवाद और राष्ट्रीय हित शास्त्रीय यथार्थवाद के मूल में है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब पहले से शास्त्रीय यथार्थवाद था, यथार्थवादी अवधारणा थी, तो नव यथार्थवाद क्यों बनाया गया था। तो नव यथार्थवादी अवधारणा इसलिए बनाई गई थी क्योंकि शास्त्रीय यथार्थवाद में कुछ ऐसे दोष थे, कुछ कमियां थी जिनको दूर किया गया और यथार्थवादी अवधारणा जो थी उसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करके एक नई अवधारणा के रूप में उसको पेश किया गया, जिसे नव यथार्थवाद का नाम दिया गया। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अहमवाद और राष्ट्रीय हित शास्त्रीय यथार्थवाद के मूल में है, जो नव यथार्थवाद है उसमें नहीं होते हैं। नव यथार्थवाद जो है वो राज्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाता है और वो अराजकता के निहितार्थ पर जोर देता है, जबकि शास्त्रीय यथार्थवाद राज्य पर ही ज्यादा ध्यान देता था, यानी अंतर्राष्ट्रीय जीवन स्तंभ की विशेषताएं बताता है। नव यथार्थवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय जीवन स्तंभ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में ज्यादा बताता है और उसकी पर ही जोर देता है, जबकि जो शास्त्रीय यथार्थवाद था वो ज्यादातर राज्य और राज्य का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में बात करता है। राज्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय तत्व एक ही क्षेत्र में काम करते हैं जिनमें कोई औपचारिक केंद्रीय अधिकार नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारी कुछ मुख्य अवधारणाएं दे रखी हैं नव यथार्थवाद की। मेन कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हम देखते हैं। पहला है अराजकता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संगठित सिद्धांत है, यानी कि अराजकता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूद होती है और वो उसका संगठित सिद्धांत होती है।
अब मॉर्गेंथ्यू जो है वो बताते हैं, मॉर्गेंथ्यू के शास्त्रीय यथार्थवाद में राज्य की सत्ता पर लालची लोग शासन करते हैं, जबकि वॉल्टर्स का नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में उपस्थित अराजकता की संरचना की व्याख्या करता है। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मॉर्गेंथ्यू जो थे वो शास्त्रीय यथार्थवाद के विद्वान थे, जिन्होंने शास्त्रीय यथार्थवादी जो अवधारणा थी उसको उसकी व्याख्या की थी। तो ये बताते हैं, इन्होंने शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में बताया था कि शास्त्रीय यथार्थवाद राज्य की सत्ता पर लालची लोगों का शासन करता है। शास्त्रीय यथार्थवाद का मानना है कि जो राज्य है उस पर लालची लोगों का शासन है और इसलिए राज्य की जो प्रकृति है वो भी लालची हो गई है। लेकिन वॉल्टर्स का जो नव यथार्थवादी व्यवस्था है वो बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में उपस्थित अराजकता की संरचना की व्याख्या किस तरह से की गई है। तो ये सब वॉल्टर्स का सिद्धांत बताता है नव यथार्थवाद। राज्य की अहमवादी तथा शक्ति संवर्धन की अवधारणा को खारिज करता है। जो राज्य की अहमवादी और शक्ति संवर्धन की अवधारणा है जो कि शास्त्रीय यथार्थवाद में दी थी। शास्त्रीय यथार्थवाद का मानना था कि राज्य में अहमवाद होता है और वो शक्ति को संग्रहित करता है, शक्ति को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये नव यथार्थवाद इसका विरोध करता है, वो उसको खारिज कर देता है पूरी तरह से। उसका मानना है कि राज्य ऐसा कुछ नहीं करता है। वॉल्टर्स के अनुसार दो राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने से संपूर्ण वर्ल्ड पर इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर दो राज्य हैं, उनकी राजनीति में कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, जो भी हुआ है उनकी राजनीति में वो पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट करेगा, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दुनिया के सभी राज्यों को वह नहीं मिल पाता जो वह चाहते हैं। एक राज्य के व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभावित होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकतवर राष्ट्र इस व्यवस्था का प्रयोग अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में करते हैं। तो जो राष्ट्र विकसित होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो अपने राष्ट्र की व्यवस्था का, अपने राष्ट्र को ताकतवर बनाने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। अब नव यथार्थवाद के अनुसार राज्य स्वतंत्र इकाई है। अभी तो हमने पढ़ा कि नव यथार्थवाद किस किस चीज को नकारता है और किस किस चीज का विरोध करता है, जो कि शास्त्रीय यथार्थवाद की थी। अब हम देखेंगे नव यथार्थवाद के अनुसार क्या क्या सही है, किन किन चीजों के बारे में नव यथार्थवाद बताता है। राज्य स्वतंत्र इकाई है। ये नव यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य जो होता है वो एक स्वतंत्र इकाई होता है, इसलिए उनको अपने संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए। जो उनके पास संसाधन है उन्हीं पर निर्भर रहना चाहिए और संसाधनों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। राज्य को अपनी देखभाल खुद करनी पड़ेगी, मतलब कि उनको अपनी देखभाल करनी चाहिए। अपनी देखभाल करने के लिए चाहे उनको जो कुछ करना पड़े उन्हें वो करना चाहिए। तो अपनी देखभाल जो है वो स्वयं ही करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, राज्यों के बीच संबंध होते हैं। जो राज्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी राज्य होते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं। राज्य अपनी सैन्य क्षमता पर जोर देते हैं, जिससे असुरक्षा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो राज्य अपनी सैन्य क्षमता पर जोर देते हैं उससे असुरक्षा, अराजकता की स्थिति बन जाती है, पैदा हो जाती है, सुरक्षा पैदा होने लगती है। तो ये नव यथार्थवादियों का मानना है, जबकि शास्त्रीय यथार्थवाद का मानना है कि राज्यों को अपनी सुरक्षा पर बल देना चाहिए, जिससे अराजकता की स्थिति कम होगी। थर्ड पॉइंट है, एक राज्य दूसरे राज्य की अपेक्षा हमेशा लाभ की स्थिति में बना रहना चाहता है। तो एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य से हमेशा लाभ उठाना चाहता है और वो इसी स्थिति में बना रहता है। ये इसका थर्ड पॉइंट है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता कम होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहली अवधारणा थी। दूसरी अवधारणा है सुरक्षा दुविधा। सुरक्षा दुविधा के बारे में हम देखेंगे। व्यवस्थागत कारणों से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। व्यवस्थागत कारण, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असुरक्षा पैदा होने लगी है। ये मानव स्वभाव पर कम ध्यान देता है। तो मैंने जैसे आपको ऊपर भी बताया कि जो शास्त्रीय यथार्थवाद था वो मानव स्वभाव पर ज्यादा ध्यान देता है, मानव प्रकृति पर ज्यादा ध्यान देता है और उसका मानना है कि मानव प्रकृति के अनुसार ही राज्य की प्रकृति बन जाती है। जबकि जो नव यथार्थवाद होता है वो इसका बिल्कुल नकार देता है पूरी तरह से, वो मानव स्वभाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जबकि वॉल्टर्स के अनुसार अंततः व्यवस्था की अराजकता ढांचा ऐसा होने का कारण युद्ध होता है। तो वॉल्टर्स मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध करता है तभी अराजकता फैलती है। ये नव यथार्थवादियों का मानना है। जबकि शास्त्रीय यथार्थवादी मानते हैं कि लोगों को अपनी सुरक्षा करने के लिए युद्ध करना भी सही है।
एक राज्य सुरक्षा की दुविधा से गुजरता है क्योंकि पड़ोसी राज्य द्वारा हमला करने का खतरा रहता है। आज पड़ोसी राज्य द्वारा अगर किसी राज्य को हमला करने का खतरा होगा तो उसको सुरक्षा दुविधा लगेगी, वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा और वो इसी सिचुएशन से गुजरेगा। वॉल्टर्स के अनुसार राज्यों की अराजकता के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सैन्य ताकत और राजनीतिक स्थिरता रखना जरूरी है। तो वॉल्टर्स के अनुसार हर राज्य को अराजकता अगर नहीं चाहिए, अराजकता को रोकना है तो सैन्य ताकत और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। अन्य राज्यों के साथ गठबंधन राज्यों से मदद ले सकता है, हथियारों में निवेश कर सकता है। तो इस तरह के काम करने चाहिए उन्हें अगर राज्यों की अराजकता से बचना है तो। इस स्थिति में पड़ोसी राज्यों को भी अपनी सुरक्षा को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। वह भी तकनीकी प्रगति, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य विस्तार पर जोर देते हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया में हथियारों की होड़ लग जाती है। अगर कोई राज्य अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने लगेगा तो उससे जो है हर राज्य के अंदर शक पैदा होने लगेगा। हर राज्य जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर संदेहित हो जाएगा और फिर उसके बाद वो तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सैन्य विस्तार, इन सब चीजों पर बल देगा। और जब वो इन सब चीजों पर बल देगा तो हथियारों की होड़ होने लगेगी, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड शीत युद्ध के समय में हुआ था। तब यथार्थवादियों के अनुसार राज्य अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शक्ति संतुलन, गठबंधन, हथियारों का आयात निर्यात आदि का सहारा लेते हैं क्योंकि संघर्ष को रोकने के लिए विश्व सरकार नहीं है। तो नव यथार्थवादी ऐसा मानते हैं कि राज्य को अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए शक्ति संतुलन करना चाहिए, जो पावर बैलेंस करना चाहिए, गठबंधन बनाने चाहिए, हथियारों का आयात निर्यात करना चाहिए, इन सभी चीजों का सहारा लेना चाहिए, तभी वो संघर्ष को रोक सकता है। क्योंकि कोई विश्व सरकार तो है नहीं दो राज्यों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, तो इसलिए उन्हें इन्हीं सब चीजों के माध्यम से संघर्ष को रोकना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा शक्ति संतुलन, ध्रुवीयता और स्थिरता। तो नव यथार्थवादी मानते हैं कि राज्यों के बीच शत्रुता की प्रवृत्ति प्रवृत्ति है, फिर भी इनके बीच खुला संघर्ष नहीं होता। यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य जो होते हैं उनके बीच शत्रुता की प्रवृत्ति होती है, वो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुले में संघर्ष नहीं करते। अगर खुले में संघर्ष करेंगे तो उनका ही नुकसान होगा, युद्ध होगा, फिर उनका नुकसान होगा और इससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। क्योंकि कमजोर राज्य शक्ति संतुलन स्थापित करके आक्रामक राज्य को नियंत्रित करते हैं। तो राज्य जो है वो युद्ध क्यों नहीं करते? शक्ति संतुलन के माध्यम से। जो कुछ राज्य होते हैं, कमजोर राज्य होते हैं, कमजोर राज्य शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से आक्रामक राज्य जो होते हैं, जो ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले राज्य होते हैं, जो दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उन राज्यों को कंट्रोल कर लेते हैं कमजोर राज्य शक्ति संतुलित करके। विश्व व्यवस्था में महान शक्तियों के कारण शक्ति संतुलन, युद्ध व शांति स्थापित होती है। तो कुछ महान शक्तियां होती हैं जिनकी वजह से पूरे विश्व में शक्ति संतुलन होता है, शांति होती है और युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। महान शक्तियों में टकराहट के कारण ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, जैसे कि कोल्ड वॉर के समय में हुआ था। दो महान शक्तियां थी। पहला था अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर। इन दोनों महान शक्तियों के बीच टकराहट शुरू हो गई थी अपनी अपनी अवधारणाओं को लेकर और इसी वजह से ध्रुवीयता शुरू हो गई थी और वो थी द्विध्रुवीयता। बायोपोलर वर्ल्ड बन गया था हमारा कोल्ड वॉर के समय में। तो इसमें भी बताया जा रहा है ये ध्रुवीयता तीन तरह की होती है। पहली एक ध्रुवीयता, दूसरे बहुध्रुवीयता, तीसरे द्विध्रुवीयता। एक ध्रुवीयता मतलब कि पूरे विश्व में एक ही सरकार, मतलब एक ही महान शक्ति होगी जिसकी जो है सब बात मानेंगे, तो ये एक ध्रुवीयता हो जाती है। द्विध्रुवीयता ये हो जाती है जैसे कि कोल्ड वॉर के समय में दो महान शक्ति थी, पहला था अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर। बहुध्रुवीयता ये होती है कि काफी सारे जो राज्य होते हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं, तो इस तरह से बहुध्रुवीयता हो जाती है। तो बहुध्रुवीयता वाली स्थिति जो होती है वो सबसे बेटर होती है। बहुध्रुवीयता वाली स्थिति जो है वो शक्ति को संतुलित करती है। अब हम वॉल्टर्स के बारे में देखेंगे। वॉल्टर्स तथा नव यथार्थवादियों के अनुसार द्विध्रुवीयता व्यवस्था में दो महान शक्तियों के बीच युद्ध होने की संभावना कम होती है तथा स्थिरता बढ़ती है। तो दो महान शक्तियां होती हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर के समय में हुआ था, किसी के बीच भी युद्ध नहीं हुआ था, दोनों महान शक्तियों के बीच युद्ध नहीं हुआ था,
बल्कि स्थिरता बनी रही थी। बस उनके जैसे ही कोल्ड वॉर चल रही थी वैसे ही चल रही थी, जबानी जबानी, लेकिन कुछ युद्ध नहीं होता, कोई मिसाइलें नहीं गिराई गई थी, किसी पर अटैक नहीं होता, ये सब नहीं होता। तो नव यथार्थवादी और वॉल्टर्स मानते हैं कि दो महाशक्तियां अगर होंगी, ध्रुवीयता वाली व्यवस्था होगी, तो उसमें युद्ध होने की संभावना कम होती है। यानी इस व्यवस्था में दीर्घ काल के लिए शांति बनी रहती है। जैसे कि कोल्ड वॉर के समय में हुआ था, 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हुई थी और 1991 में समाप्त हुई। तो इतने लंबे टाइम तक कोल्ड वॉर चली थी, लेकिन फिर भी कोई युद्ध नहीं हुआ था और शांति बनी रही थी इतने लंबे समय तक। इस व्यवस्था में महाशक्तियां अपने आंतरिक संसाधनों पर ही निर्भर रहती हैं, क्योंकि शक्ति विस्तार के लिए बाहरी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1980 तक आते आते वॉल्टर की थ्योरी आलोचना के घेरे में आई, क्योंकि हर एक राज्य ध्रुवीयता की स्थिति में डर तथा असुरक्षा से जीता है। 1990 के दशक तक यथार्थवादी सिद्धांत बहुत कमजोर हुआ, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन। तो जो यथार्थवादी सिद्धांत था वो 1990 के दशक में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि उसके काफी सारे कारण थे, जो कि मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके। पहला कारण था सोवियत संघ का विघटन, दूसरा था यूरोपियन यूनियन का गठन, यूरोपियन यूनियन ईयू बन गई थी। तीसरा था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सहयोग बढ़ा। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो थे उनमें सहयोग बढ़ गया था। आसियान बनाया गया था। पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों में लोकतंत्र का प्रसार हुआ था, लोकतंत्र बन गया था पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में। चौथा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है दुनिया में आर्थिक उदारीकरण की लहर का प्रसार। तो इस तरह से 5 कारण थे जिसकी वजह से वॉल्टर्स का जो नव्यथार्थवादी सिद्धांत था उसकी आलोचना की गई। 11 दिसंबर 2001 की आतंकवादी घटना ने यथार्थवाद की अवधारणा को पुनर्जीवित किया, क्योंकि अमेरिका द्वारा इराक पर किया गया हमला राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सही था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक्स।